स्टार्ट करें। चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज का एक और लेक्चर और आज हम लोग कॉर्पोरेट लॉस के सारे केसेस खत्म करने वाले। ठीक है, अपने पास 6 केसेस बाकी हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे 6 केसेस खत्म करके आज ही चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। 6 या 7 केसेस बाकी है तो 7 केसेस खत्म करके वील ट्राई टू वाइंड दिस चैप्टर हियर ओनली। एक फायदा क्या होगा ये चैप्टर खत्म होने का, टेस्ट हो पाएगा। ठीक है, नो चलो तो फिर अपने बिना टाइम वेस्ट किए चले आगे। कौन सा पेज नंबर है? 16। चलिए तो ये है हमारा आज का पहला केस। ठीक है, केस का नंबर है केस नंबर 60। दिस इज पहुजा टाकी सीड लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस आरओसी एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। ये वाला जो केस है ऐसे का ऐसे उठ के आपके जून 2019 अटेम्प्ट में आया था। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे कॉपी। ठीक है, यहां पे आपको फैक्ट्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आपको ज्यादा पॉइंट ऑफ लॉ पे ही देखना है। ठीक है, तो हुआ क्या था, जो अपनी एपेलेंट कंट्री है द फोरम इज एनक्लैट, मतलब एनसीएलटी ने कुछ जजमेंट दिया था जिसके अगेंस्ट हम लोग एनक्लैट आए। राइट, इट्स एन अपील, कंपनी अपील है ये। ठीक है, सो हुआ क्या था, ये जो कंपनी है पहुजा टाकी सीड्स, ठीक है, पहुजा टाकी सीड्स कुछ वायलेशन की होगी अंडर दी कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट अगर आप वायलेट करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। राइट, इफ इट्स अ सिविल लॉ, इफ इट्स अ सिविल प्रोविजन और आप उस प्रोविजन को वायलेट करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, ये सबको पता है। ठीक है, नाउ सिविल प्रोविजंस के लिए कंपनीज एक्ट में एक सिविल प्रोविजंस के साथ साथ क्रिमिनल प्रोविजंस भी लगती है कभी कभी, जब आपको इम्प्रिजमेंट बोला जाता है या फाइन बोला जाता है। राइट, सो नाउ एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे भी कंपनीज एक्ट या किसी भी एक्ट में अगर पेनल्टी बोला जा रहा है, ठीक है, अगर पेनल्टी की बात की जा रही है तो इट्स अ सिविल प्रोविजन। ठीक है, अगर पेनल्टी का बात हो रहा है तो इट्स अ सिविल प्रोविजन, अगर फाइन का बात हो रहा है तो इट्स अ क्रिमिनल प्रोविजन। ठीक है, और इम्प्रिजमेंट ऑब्वियसली क्रिमिनल ही रहेगा, वो कभी सिविल हो नहीं सकता। ठीक है, सो जहां पे भी पेनल्टी लग रहा है वो सिविल होता है, जहां पे भी फाइन लगता है वो क्रिमिनल होता है। नाउ सिविल प्रोविजन तो ठीक है, आपको फाइन लगा, आपको पेनल्टी लगा और बात वहीं खत्म हो जाती है। फाइन जब लगता है दैट इज क्रिमिनल प्रोविजंस के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अबाउट कंपाउंडिंग। राइट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, कंपाउंडिंग कभी भी सिविल रॉन्ग्स का नहीं होता है, सिविल रॉन्ग्स का, और कंपनीज एक्ट में तो खास करके नहीं होता है। सेबी में हम लोग सेटलमेंट करके कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, वो सिविल के लिए होता है। वो सब चीज आपको मुस्कान मैम वाले लेक्चर में समझ आएगा। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में एक पूरा चैप्टर है सेटलमेंट के ऊपर। ठीक है, बट इन जनरल सिविल के लिए कंपाउंडिंग जैसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया। कंपाउंडिंग हमेशा ऑफेंसेस का होता है, एंड ऑफेंसेस मतलब, ऑफेंस मतलब क्रिमिनल, ऑफेंस मतलब क्रिमिनल रॉन्ग ना, तो कंपाउंडिंग हमेशा ऑफेंस का होगा। ये यहां तक क्लियर हुआ सबको? सो पेनल्टी मतलब सिविल रॉन्ग, फाइन मतलब क्रिमिनल रॉन्ग। क्या कंपाउंडिंग वाला प्रोविजन सिविल को लगता है? नहीं, कंपाउंडिंग हमेशा ऑफेंसेस का होता है, एंड ऑफेंसेस मतलब क्रिमिनल। चलेगा यहां तक क्लियर सबको? नाउ क्या हमारा कंपनीज एक्ट कंपाउंड, वैसे पहले ये बताओ कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है? एडमिट किया, गिल्ट अपना एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद सेटल मतलब फाइन। आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट तो आर्बिट्रेशन हो गया ना। फाइन के लिए ओके, और कोई? कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? कम पेनल्टी जरूरी है या कम पेनल्टी लगाएंगे? तब तो फिर सब लोग गलती कर करके जाके एक्सेप्ट कर लेंगे, कम पेनल्टी लग जाएगा। ओके ओके, सो कंपाउंडिंग इज नथिंग बट आप जाके अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड हम लोग आपसे पैसा लेते हैं किसके बदले में? इसके बदले में कि हम आपके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट इज बेसिकली वो सेटलमेंट जिसमें आपको पे करना पड़ता है। आप गलती एक्सेप्ट करते हो, हाँ मेरी गलती है, ठीक है, और ये इतना पैसा आप एज कॉम्पेंसेशन एज वो रख लो, मेरे अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट मत करना। हम लोग यहाँ पे
पेनल्टी नहीं यूज कर सकते, हम लोग यहाँ पे फाइन भी यूज नहीं कर सकते। पेनल्टी क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज वो सिविल में ही यूज होता है। फाइन इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये होल्ड किया गया बाय द कोर्ट्स कि आप कंपाउंडिंग में जितना भी पैसा देते हो वो फाइन नहीं होता, ठीक है। उसका कुछ कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आप मान लो कंपनीज एक्ट में आपको याद है, अगर हम एक डायरेक्टर है और हम मेरी गलती की वजह से कहीं पे कोई फाइन पे करते हैं तो मेरे रेम्यूनरेशन में ऐड होता है। अगर कंपनी मेरी गलती की वजह से कहीं पे भी फाइन पे करी और मेरे रेम्यूनरेशन में ऐड होता है ना, कंपाउंडिंग वाला पैसा कभी रेम्यूनरेशन में ऐड नहीं होता है, विच शोज कंपाउंडिंग वाला पैसा इज नॉट फाइन, राइट। ये सब चीज इन डिटेल आप लोग रेजोल्यूशन में पढ़ोगे। सो कंपाउंडिंग का सबको कॉन्सेप्ट पता है ना। हम कुछ गलती किए थे, अब हम गलती किए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस, तो मेरा अगेंस्ट केस स्टार्ट होने वाला है। हम अथॉरिटीज के पास जाते हैं, बोलते देखो भाई मेरे से गलती हो गई, प्लीज मेरे अगेंस्ट केस स्टार्ट मत करो, तुम जितना पैसा बोलोगे एज पेनल्टी फाइन वट एवर हम आपको अभी दे देंगे, ठीक है। उसको हम लोग पेनल्टी एंड फाइन नहीं बोल सकते, तो कितना भी पैसा तुमको चाहिए हम दे देंगे, समझा सबको, ठीक है ना। यहां पे क्या अपना कंपनीज एक्ट कंपाउंडिंग अलाउ करता है? कौन सा सेक्शन? सेक्शन 441, ठीक है। सेक्शन 441 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर दिया गया कोई भी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जा सकते हो कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास एंड बोल सकते हो हाँ भाई हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, ये पैसा लो और प्लीज मेरा अगेंस्ट केस स्टार्ट मत करना, समझा। सो कंपनीज एक्ट के अंदर आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, दैट्स अलाउड। नाउ क्वेश्चन क्या है इस केस में? 3 क्वेश्चन है। पहला 3 ही है ना, नहीं 5 क्वेश्चन है। पहला कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 441 जब कंपाउंडिंग का बात करता है ना, तो वो 2 अथॉरिटीज के बारे में बात करता है। ऐसा बोला जाता है कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2 लोगों को कंपाउंड करने का राइट है, एक है आरडी एंड दूसरा है एनसीएलटी, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें आपका फाइन 25 लाख तक का है तो वो आरडी करेगा, 25 लाख से ऊपर अगर फाइन प्रेस्क्राइब्ड है तो वो एनसीएलटी करेगी, ठीक है। ये अभी अमेंड हुआ है, ये पहले 5 लाख था, लिमिट वाज 5 लाख, आप लोग 5 लाख पढ़ के आए होगे, राइट। ये अभी अमेंड हो गया, हाँ, तो अभी 25 लाख हो गया। सो अगर हम जिस ऑफेंस के लिए फंसे, जिस प्रोविजन के अंदर हम फंसे, उसका पेनल्टी बोला मैक्सिमम 25 लाख ही लग सकता है, तो हम आरडी के पास जाके अपना कंपाउंड करवा सकते हैं। बट अगर बोल रहे हैं कि 25 लाख से ऊपर भी लग सकता है तो मेरे को एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझा। नाउ इस केस में पहला क्वेश्चन ये था, क्या इस गिवन सिनेरियो में, ठीक है, इस गिवन सिनेरियो में हम लोग सबको समझ में आया 25 लाख से नीचे आरडी कर सकता है, 25 लाख के ऊपर एनसीएलटी कर सकता है। क्वेश्चन है क्या 25 लाख से अगर नीचे हो उसको एनसीएलटी कर सकता है क्या? पहला क्वेश्चन, ठीक है, समझा सबको क्वेश्चन? हम लोग को पता है 25 लाख से नीचे आरडी करता है, 25 लाख से ऊपर एनसीएलटी करता है। क्वेश्चन है क्या 25 लाख से नीचे एनसीएलटी कर सकता है क्या कंपाउंड, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, सो ये कंपनी एक्स है, एक्स के 2 डायरेक्टर्स है ए एंड बी, क्या, और दोनों फंसे हुए, मतलब वो प्रोविजन ऐसा था जिसमें बोला था कंपनी को भी फाइन लगेगा एंड इसके ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट को भी फाइन लगेगा, ठीक है, दोनों फंसेंगे। तो क्या ऐसे केस में ये तीनों लोग मिलकर कंपाउंडिंग के लिए एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्या? समझा? नहीं तो इंडिविजुअली एक्स की तरफ से एक एप्लीकेशन जाता कि मेरा ऑफेंस कंपाउंड कर दो, ए की तरफ से एक एप्लीकेशन जाता मेरा भी ऑफेंस कंपाउंड कर दो, बी की तरफ से भी एक एप्लीकेशन जाता मेरा भी ऑफेंस कंपाउंड कर दो। क्वेश्चन है क्या तीनों साथ में एक ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्या? ठीक है, विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। 2 क्वेश्चन समझा। तीसरा क्वेश्चन है कि हाँ, अगर हम ऑफेंस अभी कर रहे हैं फिर हम वापस 3 साल बाद एक और ऑफेंस करते हैं या 2 साल बाद या 1 साल बाद, कभी भी, मतलब सेम ऑफेंस वापस कर रहे हैं, तो क्या हम दोनों को कंपाउंड करने के लिए सेम एप्लीकेशन डाल सकते हैं? समझा आपको? मतलब क्या मेरे को हर ऑफेंस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालना जरूरी है या हम 3-4 ऑफेंस के लिए सेम एप्लीकेशन, मतलब एक ही एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन समझा। सो हमारा पहला क्वेश्चन इज एनसीएलटी बिलो 25 lakhs, इज दिस अलाउड? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज जॉइंट एप्लीकेशन बिटवीन कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, क्या ये अलाउड है कि नहीं? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज जॉइंट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, पहले अपने ये 3 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर 2 क्वेश्चंस और देखेंगे।
बताइए पहला क्वेश्चन, क्या एनसीएलटी 25 लाख से नीचे वाले ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकती है या नहीं? आरडी कर सकता है, हम लोग को पता है। क्या एनसीएलटी कर सकती है? क्यों? एनसीएलटी को तो 25 लाख से ऊपर दिया गया, बट लिखा हुआ ही नहीं ना, जूरिसडिक्शन ही नहीं दिया। आप क्या बोल रहे हो? 25 लाख से नीचे आरडी, 25 लाख से ऊपर एनसीएलटी। जब बीच में क्लियर डिमार्केशन है तो आप कैसे बोल रहे हो कि एनसीएलटी 25 लाख से नीचे का कर लेगा? हाउ डू यू डिफाइन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस? कौन डिसाइड करेगा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांस है या नहीं? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी विल बी अ जज इन इट्स ओन कॉज। एनसीएलटी को खुद से डिसाइड करेगा कि हम ये ले सकते हैं कि नहीं। अगर आरडी बोल दे कि मेरे से नहीं हो पाएगा तब आप ले लो, बट आप लोग सब ये चीज से अग्री कर रहे हो कि 25 लाख से नीचे एनसीएलटी कर सकता है। किसी को भी नहीं लगता कि नहीं कर सकता? क्वेश्चन सबको समझा ना? सबको समझा? किसी को भी नहीं लगता कि 25 लाख से नीचे एनसीएलटी नहीं कर सकता? ठीक है, चलो 25 लाख से नीचे एनसीएलटी कर सकता है। द ओनली रीजन गिवन फॉर दिस इज, अगर आप 25, आपने डिमार्केट क्यों किया? आरडी को 25 लाख से नीचे का ही क्यों दिया? आप आरडी को पूरा क्यों नहीं दे दिए? क्योंकि 25 लाख से ऊपर वाले ऑफेंसेस को हमने माना है कि दे आर सीरियस ऑफेंसेस। तो सीरियस ऑफेंसेस को कंपाउंड करने का राइट हम एक जुडिशियल अथॉरिटी को दे रहे हैं, एंड नॉट सो सीरियस ऑफेंसेस को कंपाउंड करने का राइट हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे रहे हैं, राइट? तो जब हम, इट्स लाइक जब हम बोल रहे हैं कि हम प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर किए हैं, तो इट्स बाय डिफॉल्ट देयर कि हम एग्जीक्यूटिव क्लियर किए ही होंगे। जब मेरे को 25 लाख से ऊपर का करने दिया जा रहा है तो 25 लाख से नीचे तो इज देयर। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी मैंने बस बोल दिया कि आरडी भी कर सकता है, एंड इसलिए हम हर चीज आरडी के पास भेज देते हैं, ठीक है? सो द सेक्शन डज नॉट से कि केवल आरडी ही करेगा, सेक्शन बोलता है आरडी भी कर सकता है। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया, ठीक है? सो दैट मीन्स अगर एनसीएलटी चाहे तो वो 25 लाख से नीचे वाले पेनल्टी वाले ऑफेंसेस को भी कंपाउंड करने के लिए आराम से दे सकता है। सिंपल रीजन, अगर उनको 25 लाख से ऊपर वाले के लिए अलाउ किया गया है तो उनके पास इनहेरेंट राइट आ जाता है कि वो नीचे वाले को तो कर ही सकते हैं। समझा सबको? समझा सबको? अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है कि नहीं वो लोग डिसाइड करेंगे। क्लियर? पक्का? सो ये तो है, यस कर सकता है। सेकेंड, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके डायरेक्टर्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या ये तीनों चारों लोग मिलके अपने साथ में एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू कंपाउंड देयर ऑफेंसेस? क्वेश्चन समझा सबको? बताइए। नहीं? क्यों? ओके, दोनों सेपरेट है तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन जाना चाहिए। आप लोग वो वाले केस में बैठे थे जब हम लोग स्टैम्प ड्यूटी मर्जर्स अमालगमेशन के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप दोनों दो अलग अलग स्टेट में हो तो दोनों अलग अलग एनसीएलटी के पास जाना पड़ता है, बट अगर सेम स्टेट में हो तो आप एक एनसीएलटी के पास जॉइंट एप्लीकेशन लेके जा सकते हो। सो जॉइंट एप्लीकेशन मतलब ये नहीं होता है कि एक ही एंटिटी जा रही है दोनों के रिप्रेजेंट करते हुए। जॉइंट एप्लीकेशन इज लाइक आपको भी मेरे से कंप्लेन है, आपको भी मेरे से कंप्लेन है, आपको भी मेरे से कंप्लेन है, तीनों सोचे कि भाई अलग अलग जाने से बेटर है साथ में विकास सर से बात करते हैं। दैट इज जॉइंट एप्लीकेशन। तीनों का इंडिविजुअल ऑफेंस जाएगा वहां पे, तीनों का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तीनों के लिए अलग अलग ऑर्डर्स निकलेंगे कि ठीक है तुम इतना पेनल्टी, तुम इतना पैसा दो कंपाउंड करने के लिए, तुम इतना पैसा दो कंपाउंड करने के लिए, तुम इतना पैसा दो कंपाउंड करने के लिए, बट एप्लीकेशन ही फाइल होगा। सो क्या वो कर सकते हैं? वो वैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 441 कहीं पे भी ये बात नहीं बोलता कि हमें इंडिविजुअली एक एक जॉइंट एक एक एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा, कहीं पे भी ये बात नहीं बोल रहा है। तो अगर नहीं बोल रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि जॉइंट एप्लीकेशन लेके जाया जा सकता है। समझा सबको? ठीक है, सो यस जॉइंट एप्लीकेशन ले जा सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या आप डिफरेंट ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए एक ही एप्लीकेशन ले जा सकते हो क्या? कितनों को लगता है आप डिफरेंट ऑफेंसेस को एक ही एप्लीकेशन से कंपाउंड करवा सकते हो? 1। और किसी को भी नहीं लगता? क्यों मैम, आपको क्यों लगता है कि करवा सकते हैं?
ओके किसको किसको लगता है कि नहीं अलग अलग ऑफेंसेस है तो अलग अलग एप्लीकेशन डालो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉइंट एप्लीकेशन में हो सकता है, वही तो अभी हम इन लोगों को बताएं. जॉइंट एप्लीकेशन डज नॉट मीन आपने सबको क्लब कर दिया है. इट जस्ट मीन्स कि आप एक ही एप्लीकेशन डाल रहे हो, उसी में अपने सारे डिमांड सारे रिप्रेजेंटेशंस डाल के जा रहे हो. ऐसा कहीं नहीं होता है कि जॉइंट एप्लीकेशन में आपने सबको एक ही चीज बना के डाला है, वो नहीं है. इट्स जस्ट दैट आप 5 डिफरेंट एप्लीकेशन की जगह एक ही एप्लीकेशन में सब डाल रहे हो. कैन दैट बी डन फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस? किसको से लगता है कर सकते? 1 2 3 4 5. अभी तक आपका हाथ उठ रहा था. 6. किसको इसको लगता है नहीं कर सकते अभी भी? 1. बाकी लोग 2. बाकी लोग क्वेश्चन ही नहीं समझा गया, कंफ्यूज हो. देखिए यहां पे ऐसा बोला गया है कि अगेन सेक्शन 441 कहीं पे भी ये बात नहीं बोलता है कि आपको इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन चाहिए. जब कंपाउंड करने का सेक्शन ही ये बात नहीं बोल रहा है तो आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन करके नहीं जा सकते. मतलब जरूरी नहीं है जाना, जा सकते हो, जरूरी नहीं है जाना. तो अगर आप चाह रहे हो कि एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल किया जाए फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस तो आप कर सकते हो. चलेगा चलेगा चलेगा. चलिए तो ये भी आप कर सकते हो. नाउ इसके जो 4th and 5th क्वेश्चंस है ना वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. हाँ इसका क्वेश्चन क्या है 4th and 5th देखिए, सिमिलर ही क्वेश्चन है दोनों. मैंने एक गलती की जिसका पनिशमेंट लिखा हुआ था इम्प्रिजनमेंट और फाइन. राइट हम लोग ने परसों एक केस पढ़ा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में, तो वहां पे लिखा हुआ है अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होता है तो मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट देना पड़ेगा. राइट ठीक है. अब हम एक केस अभी पढ़े जिसमें लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट और फाइन. ठीक है. नाउ कंपनीज एक्ट का किसको किसको ये बात याद है कि अगर आप आज कोई ऑफेंस करते हो एंड 3 साल में वापस उसको रिपीट करते हो तो इट्स कॉल्ड अ रिपीटेड ऑफेंस. लेकिन अगर आप 3 साल के बाद कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड अ फ्रेश ऑफेंस. किसको किसको याद है ये चीज? सो देखिए सेक्शन 441 में क्या होता है ना, आप एक ऑफेंस को आज कंपाउंड करा लिए, ठीक है, आप इसके 3 साल तक उस ऑफेंस को वापस कंपाउंड नहीं करा सकते. नहीं करा सकते हो. 3 साल में ऑफेंस एक ही बार कंपाउंड होता है. क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा. ठीक है. बट रिपीट ऑफेंडर मतलब अगर हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में समझेंगे तो रिपीट ऑफेंडर मतलब कभी भी लाइफ में आप सेकंड टाइम अगर कर रहे हो तो रिपीट ऑफेंडर तो वही होगा ना जो लाइफ में कभी भी सेकंड टाइम कोई काम कर रहा है. कंपनीज एक्ट बोलते हैं नहीं, हम पूरे लाइफ के लिए बैन नहीं लगाएंगे, हम रिपीट ऑफेंडर वाला कंसेप्ट केवल 3 साल की रखेंगे. सो अगर हम आज एक ऑफेंस किए एंड 3 साल के अंदर वापस वही ऑफेंस किए तब आई एम अ रिपीट ऑफेंडर. बट अगर हम आज एक ऑफेंस किए एंड 4 साल बाद दूसरा ऑफेंस कर रहे हैं, आई एम नॉट अ रिपीट ऑफेंडर, दैट इज अ फ्रेश ऑफेंस फॉर मी. समझा सबको ये बात? रिपीट ऑफेंडर वाला समझा? इधर सबको समझा ना? सो कंपाउंडिंग कभी भी रिपीट ऑफेंस के लिए नहीं होता है. तो इसका मतलब कोई एक अगर एक्ट आप कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो, तो 3 साल में उसको आप कितनी बार कंपाउंड कर सकते हो? एक ही बार. एक बार कंपाउंड किया उसके बाद 3 साल के बाद ही दूसरी बार कंपाउंड होगा. वो एक तरीके से बहुत बड़ा लूपहोल है जो कि ये बात बेसिकली आपको बोल रहा है कि 3 साल में करते जाओ, हर 3 साल में एक बार करो. बट देन अब है दिस इज देयर. ठीक है. सो यहां पे इसका ये बोलना है कि मान लो हम आज कोई ऑफेंस किए जिसका पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट और फाइन. ठीक है. हम उसको नेक्स्ट ईयर वापस कर दिए, सेम ऑफेंस वापस कमिट किए नेक्स्ट ईयर, तो इट्स अ रिपीट ऑफेंस. ठीक है. क्या उस ऑफेंस को वापस कमिट करने से मेरा इम्प्रिजनमेंट और फाइन मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट बन जाता है? ये क्वेश्चन है. वापस बोल रहे हैं हम आज एक ऑफेंस किए, आज मेरे ऊपर जो पनिशमेंट लगेगा वो होगा इम्प्रिजनमेंट और फाइन. राइट. हम नेक्स्ट ईयर वापस वही ऑफेंस किए तो वो रिपीट ऑफेंस हो गया. रिपीट ऑफेंस के समय क्या मेरे ऊपर पनिशमेंट जो था वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन से हटके मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा क्या? अब इसका एक प्रोविजन है, पहले प्रोविजन सुन लो. सेक्शन 451 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कभी भी अगर रिपीट ऑफेंस किया जाए, सो इन दैट केस, इन द केस ऑफ रिपीट ऑफेंसेस, द अमाउंट ऑफ फाइन शुड बी डबल्ड. बस इतना लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ आप सेक्शन 451 लगाओ, अपना इंटरप्रिटेशन लगाओ, जितना आज तक अपने क्रिमिनल लॉ के इंटरप्रिटेशन के बारे में सीखे वो लगाओ, एंड टेल मी रिपीट ऑफेंसेस में इंप्रिजनमेंट का क्या होता है? क्या वो मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट बन जाएगा या वो इंप्रिजनमेंट ऑप्शनल ही रहेगा? किसको किसको लगता है ऑप्शनल ही रहेगा?
किसको किसको लगता है मैंडेटरी इंप्रिजमेंट बन जाएगा? 1 2, क्यों बनेगा मैंडेटरी इंप्रिजमेंट? फिर से किया है, ओके। ओके, मेक सेंस। अगर वो सेकेंड टाइम कर रहा है तो आपको दे ही देना चाहिए, अब तो जेल में डाल ही दो उसको, नहीं तो वो बार बार करेगा, ठीक है। कितने कितने को लगता था कि नहीं मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट नहीं होगा? क्यों? इंप्रिजमेंट और फाइन जो है वो नॉर्मल ऑफेंस के लिए, रिपीट ऑफेंस के लिए सेक्शन 451 है। तो क्या हम इसको ऐसे मतलब थोड़ा सा मिस्चिफ रूल लगा के या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन करके नहीं बोल सकते कि मैंडेटरी हो जाएगा? क्यों? तो कैसे करना होगा? आपको आंसर आते तो जोर से बोल लो ना भाई, ठीक है। मैम बोल रही है नहीं हम ऐसे अपने मन से कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते पर्पसिव कंस्ट्रक्शन वगैरह रूल्स लगा के, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल प्रोविजन जिसमें हम कौन से रूल्स यूज करते हैं हमेशा? प्लेन और लिटरल, ऑलवेज। हम लोग इसमें कभी पर्पसिव कंस्ट्रक्शन नहीं करते। सो कोर्ट ने भी यही बात बोला। आपका इंप्रिजमेंट और फाइन लिखा हुआ है नॉर्मल ऑफेंस के लिए, रिपीट ऑफेंस के लिए सेक्शन 451 है जो कि ये बात बोलता है कि नॉर्मल ऑफेंस के लिए जो फाइन है उसको डबल कर दो। क्या सेक्शन 451 कुछ भी बोलता है कि इंप्रिजमेंट मैंडेटरी कर दो? कुछ भी नहीं बोलता ना, तो आप कैसे अपने मन से मैंडेटरी कर दोगे? कितना भी गलत हो अपने मन से तो आप किसी को जेल में मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते ना। सो यहां पे कोर्ट ने यही होल्ड किया कि आप सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, फोर्थ टाइम करो, कितने भी बार करो, वो इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं होगा। अभी भी कोर्ट के पास है कि आप इंप्रिजनमेंट दे सकते हो, बट मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट देना इज नॉट जरूरी। समझा सबको? पक्का? ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में ये था कि अगर कहीं पे मान लो फाइन ओनली लिखा हुआ है तो क्या उस केस में मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट होगा? ऑब्वियसली उसमें भी नहीं होगा। अगर इंप्रिजनमेंट और फाइन में हम इंप्रिजनमेंट नहीं दे रहे तो केवल फाइन में हम थोड़े इंप्रिजनमेंट देंगे। समझा सबको? सबको समझा? ठीक है। सो नाउ ये जो केस है इसमें आपके 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेटल किए गए 2019 जून अटेम्प्ट में। 5 में से आई थिंक 3 क्वेश्चन लोग पूछ लिए थे, ठीक है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको एक केस स्टडी दे पूरा एंड उसमें से इसमें से कोई एक ही चीज रहे, पॉसिबल है ना, तो वो चीज ध्यान में रखना। ये एक केस नहीं है, एक्चुअली 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा सेक्शन है जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के साथ डील करता है इन कंपनीज एक्ट? 441। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो रिपीटेड ऑफेंस के लिए डील करता है? 451। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्रिमिनल के लिए होता है या सिविल के लिए होता है? क्रिमिनल, ऑलवेज क्रिमिनल। सिविल में कभी कंपाउंडिंग नहीं होता। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो रहा है, याद है ना? ऑफेंस मतलब क्रिमिनल, ठीक है। नाउ क्या, हाँ अच्छा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपाउंड कौन कर सकता है? कौन सी अथॉरिटी कंपाउंड कर सकती है? आरडी कत्वक कर सकती है और एनसीएलटी उसके ऊपर 25 लाख से ऊपर। क्या इस सिचुएशन में एनसीएलटी कोई ऐसा ऑफेंस कंपाउंड कर सकती है जिसका पनिशमेंट 25 लाख से नीचे है? कर सकती है, राइट। दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मान लो मेरी एक कंपनी है, कंपनी ने भी गलती की है और हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन गए तो हमने भी गलती की है। हम लोग दोनों को पनिशमेंट मिलने वाला है। क्या हम लोग दोनों एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर कंपाउंडिंग ऑफेंस? कर सकते हैं ना? हाँ। मान लो मेरी एक कंपनी है जिसने 2-3 ऑफेंसेस कर दिए, तो क्या मेरी कंपनी उन दोनों 3 ऑफेंसेस के लिए साथ में जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? सो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए भी साथ में जॉइंट एप्लीकेशन फाइल होता है। नेक्स्ट, मैंने एक गलती की थी जिसका पनिशमेंट है इंप्रिजमेंट और फाइन। हम नेक्स्ट ईयर वापस वो गलती कर दिए, सेम गलती, तो क्या इस केस में कोर्ट को मेरे को कंपल्सरली इंप्रिजमेंट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, राइट। जस्ट क्या होगा? फाइन डबल हो जाएगा, बिकॉज 451 केवल इतना बोलता है कि फाइन डबल हो जाएगा। सबको समझा ये चीज? पक्का? सबको समझा ना? चलिएगा फटाक से देखते हैं अपने क्या दिया गया अपने नोट्स में। एप्लेंट कंपनी ने अपने ऑफिसर्स के साथ along with its officers filed application under section 441 for compounding of offenses committed by them, ठीक है। The following questions were raised. First, whether the Companies Act bars filing of joint application by a company along with its officers, ठीक है। इसका आंसर अपने को क्या पता है क्या है?
क्वेश्चन पढ़िए वापस एक बार. इसका ऑफेंस इज नो. आंसर इज नो. इट डज नॉट बार इट. ठीक है. सेकेंड, वेदर कंपनीज एक्ट बार्स फाइलिंग ऑफ अ जॉइंट एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन डिफरेंट ईयर्स. इट डज नॉट. ठीक है. आप कर सकते हो. अगर आप डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए एक एप्लीकेशन डाल दो तो आप सेम ऑफेंस के लिए भी एक एप्लीकेशन डाल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, वेदर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट और फाइन इफ रिपीटेड विद इन पीरियड ऑफ 3 years रिजल्ट इनटू मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट. इट विल नॉट. नेक्स्ट, वेदर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली इफ रिपीटेड रिजल्ट्स इन मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट. क्या वो उसके से मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट बनेगा? नहीं ना. नो. एंड लास्ट, does the tribunal have jurisdiction to compound offenses where fine prescribed does not exceed 5 lakhs. तो ये केस तब का है जब लिमिट was 5 lakhs. अभी ये 25 lakhs हो जाएगा. तो क्या कर सकता है NCLT? यस. ठीक है. सो यहां पे वही सारी चीज लिखा हुआ है. ठीक है. जैसे कि there is no bar, mandatory imprisonment is not provided for in the act, NCLT can entertain petitions for compounding offenses whose punishment is less than 5 lakhs. समझा सबको? सबको समझा ये केस? पक्का? सबको समझा? आज सब क्या है, सबको मंडे ब्लूज हो रखा है क्या? सब ऐसे डल डल डल, या ये स्पेशली इसी टाइम पे होता है बिकॉज लंच करके आते हो आप लोग? सच में कल से मेरे को कॉफी लेके आना पड़ेगा सबके लिए. चलेगा. देखो आइसक्रीम से नींद नहीं उड़ती है. कॉफी भी कोई अच्छी वाली नहीं लाएंगे. कॉफी वो वाली लाएंगे, एस्प्रेसो. हाँ एकदम 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 एकदम. चलिए आइए नेक्स्ट केस. ये केस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. इस केस में बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है कि कैसे, जो हम हमेशा बोलते आए, कुछ जजेस विल ऑलवेज बी प्रो लेबर, कुछ जजेस विल ऑलवेज बी प्रो कंपनीज. तो प्रो लेबर वाले जजेस का जजमेंट विल ऑलवेज बी ऑन द लेबर साइड, इररेस्पेक्टिव को आपको घटिया सा कुछ रीजनिंग देंगे उसके पीछे. ठीक है. प्रो टेनेंट, प्रो लैंडलॉर्ड, प्रो स्टूडेंट्स, प्रो टीचर्स, सारे जजेस दे आर ह्यूमंस यार. एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना जो इंडिविजुअल परसेप्शन है वो आएगा ही आएगा बीच में. ठीक है. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट. ठीक है. द केस का नाम इज वर्कमैन ऑफ रोहतास इंडस्ट्रीज वर्सेस रोहतास इंडस्ट्रीज. मतलब किसके बीच में केस है? वर्कमैन मतलब ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन वर्सेस द कंपनी. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट में है एंड इट्स अ रिट पिटीशन. कौन से आर्टिकल के अंदर आया ये रिट पिटीशन? कौन से सेक्शन के अंदर आया है? 232. 232. दिस इज आर्टिकल 32. ये तो सबको अब याद है ना. आर्टिकल 32 आपने 2 केसेस में डिस्कस किए हुए. सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन 32, हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन 226. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशंस ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स. यहां तक याद है ना सबको? ठीक है. चलिए ना, इस केस में क्या हुआ था सुनिए. पहले ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है. ये जो कंपनी है ना रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो कंपनी के अगेंस्ट एक ऑर्डर निकला था. सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था कि वो कंपनी हो गई है सिक, वो कंपनी हो गई है इंसॉल्वेंट, हेंस इनको आप भेज दो लिक्विडेशन के लिए. ठीक है. सो उनके अगेंस्ट लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गए थे. कंपनी ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया ये कि ये कंपनी अब गई, तो इसको कैरी करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसको लिक्विडेट कर दो. ठीक है. लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए थे. अब जैसी एक कंपनी लिक्विडेट होती है ना, सब लोग चढ़ जाते कंपनी के ऊपर अपना पैसा निकालने के लिए. सबको चाहिए मेरा पैसा निकले, मेरा पैसा सबसे पहले निकले. ठीक है. नाउ कंपनी के पास पड़ा था कुछ स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए थे कुछ स्टॉक में. ठीक है. अब कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया तो स्टॉक वहीं अटका हुआ था, नहीं जा पा रहा था आगे. ठीक है. ये जो स्टॉक था ना, इस पे एक फ्लोटिंग चार्ज बनाया गया था, इसको प्लेज किया गया था टू द बैंक्स. ठीक है. तो कंपनी ने बैंक से कुछ लोन लिया था एंड अपने स्टॉक पे फ्लोटिंग चार्ज बनाया था. ठीक है. तो स्टॉक को प्लेज किया था बेसिकली. तो स्टॉक पे प्लेज बैंक्स के पास है. ठीक है. स्टॉक था अराउंड 91 lakhs का. ठीक है. नाउ जब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, सो वर्कर्स आए सबसे पहले कोर्ट्स के पास. वर्कर्स ने बोला कोर्ट को कि हमारा क्या होगा,
भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, हमें इतने दिन का सैलरी नहीं मिला है, आगे का भी सैलरी नहीं मिल रहा है, हमारा कुछ करो। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि वर्कर्स को जल्द से जल्द उनका पैसा दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, अभी तक नहीं दिया गया। तो इस केस में फिर अब यहां पे समझ आ गया, अभी तक पैसा नहीं दिया गया। अब बैंक्स आ गई, बैंक्स बोली कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हम बेचने वाले हैं बिकॉज इसमें हमारा प्लेज है, राइट। सो हमें राइट है ये स्टॉक बेचने का, हम ये स्टॉक बेचिए, अपना सिक्योरिटी कंप्लीट कर ले रहे हैं, अपना पैसा वापस ले ले रहे हैं, आप लोग को जो करना आप लोग करते रहिए। वर्कर्स इस बात से चिढ़ गए। वर्कर्स बोले तुम बैंक, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा, तुम फिर भी स्टॉक लेने आ रहे हो, तुमको तो एनीवे लिक्विडेशन के बाद मिल जाएगा पैसा, तुम छोड़ दो, हमें ले लेने दो। बैंक्स बोले हम क्यों लेने दें, हमारे साथ प्लेज किया गया था ना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो हमारा है इसके ऊपर, तो हमारे साथ प्लेज किया गया था, हम इसको बेच के अपना पैसा निकालेंगे। ठीक है। नाउ वर्कर्स 91 लाख का स्टॉक था अपने पास, वर्कर्स का 89 लाख टोटल बाकी था। ठीक है। तो वर्कर्स बोल रही है बात कि भाई तुम्हारे पास दूसरे प्रॉपर्टीज है और तुम उससे पैसा निकाल लो, हम गरीब लोग हैं, हमें प्लीज ले लेने दो पैसा। बैंक वाज लाइक नहीं, हमारे पास ही प्लेज किया हुआ था, हमारा फर्स्ट राइट बनता है, हम पैसा अपना ही निकालेंगे। वर्कर्स रोते रोते पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास विद अ रिट पिटिशन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि जब एक प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक्स का प्लेज किया हुआ है, तो क्या वो प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी बीइंग फिनिश्ड गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिश्ड गुड्स, तो क्या वो फिनिश्ड गुड्स को बेच के पैसा लेने का राइट पहले बैंक के पास आएगा क्योंकि उसका प्लेज किया हुआ है, या पहले वर्कमैन के पास आएगा बिकॉज वो गरीब है? बैंक के पास आएगा। किसको किसको लगता है बैंक के पास आएगा? किसको किसको लगता है कि वर्कर्स को मिलना चाहिए? वाई? गरीब है। हाँ, ओके ओके, व्हाट एल्स? प्रायोरिटी बेसिस के लिए तो कोई रुक ही नहीं रहा ना, वही तो प्रॉब्लम है। ये लोग बोल रहे हैं हमको पहले पैसा दो, लोग बोल रहे हैं हमें पहले पैसा दो। नाउ क्वेश्चन इज कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे फिनिश्ड गुड्स के ऊपर किसका राइट है? बैंक का। अगर आप बोल रहे हो वर्कर्स का है तो फिर तो प्लेज का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो फिर प्लेज बनाने का पॉइंट क्या था? बताइए। तो वही तो प्रॉब्लम आ गया, इसलिए तो वर्कमैन कोर्ट में आ गए, कोर्ट का ऑर्डर से रुकवाने के लिए। उसको सिक्योरिटी बना है तो बैंक्स के पास ही प्राइमा फेसी राइट है, तो फिर अब वर्कर्स बीच में टांग क्यों आ रहे? वही प्रॉब्लम है। तो यू आर तो सेइंग बैंक को ही मिलेगा ना। ओके, व्हाट इफ बैंक का इंटरेस्ट और 2-3 प्रॉपर्टी में था, सिक्योरिटी इंटरेस्ट? मतलब बैंक के पास केवल फिनिश गुड्स प्लेज नहीं किए गए थे और 2-3 प्रॉपर्टीज प्लेज की गई थी। दिस वाज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी जो बैंक के पास था उस केस में। बस जिसके पास सिक्योर किया गया उसको अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कराना है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि इसको पहले मिलेगा? क्या? बैंक को ही मिलना चाहिए। बताइए मैम, आपको क्या लगता है? बैंक को मिलना चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यू वर सेइंग समथिंग, देन यू स्टॉप्ड। तो फिर तो ऐसे करना चाहिए कि कंपनीज एक्ट में प्रोविजन डाल दो कि फिनिश गुड्स पे कोई प्लेज नहीं बनाएगा बिकॉज वो वर्कर्स का हार्ड वर्क है। तो फिर बिकॉज बैंक का नुकसान होगा ना, उनको आप सिक्योरिटी बना के दिया ना, अभी बोल रहे हो कि नहीं मेरे वर्कर्स का हार्ड वर्क है इसमें। बताइए आपको क्या लगता है? कुछ भी बोल, कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में।
बैंक. चलो फाइनल शो ऑफ हैंड्स. किसी को लगता है बैंक? बिकॉज प्लेज किया हुआ है. किसी को लगता है वर्कर्स? बिकॉज वर्कर्स का हार्ड वर्क है. हाँ, अनफॉर्चुनेटली जजेस जो बैठे थे वो भी इमोशनल ही थे, काफी ह्यूमैनिटेरियन थे वो लोग. तो उन्होंने बोला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, हमें भी पता है प्लेज किया हुआ है तो बैंक को मिलना चाहिए, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो हमें पता चल रहा है, हमें दिख रहा है कि वर्कमैन का बैंड बजा हुआ है. और क्योंकि वर्कमैन इसमें अपना हार्डवर्क लगा चुके हैं, दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन दैट दे गिव, बिकॉज वर्कमैन इसमें अपना हार्डवर्क लगा चुके हैं, दिस शुड गो टू द वर्कमैन. तो बैंक वाले पूछे फिर हमारा क्या होगा? तो आपने जो वर्कमैन के लिए बोला ना, वही कोर्ट ने बैंक के लिए बोला कि आपके पास और प्रॉपर्टीज प्लेज किए गए हैं, आप उन प्रॉपर्टीज से अपना पैसा निकाल लो, बट फिनिश गुड्स तो प्रायोरिटी बेसिस में वर्कमैन को ही जाएगा. जब 89 लाख वर्कमैन का निकल जाएगा तो 2 लाख बचेगा, वो ले लेना. बट स्टार्टिंग में फिनिश गुड से वर्कमैन का ही जाएगा. 2 रीजंस. फर्स्ट, बिकॉज उनका हार्डवर्क लगा हुआ है उसमें, एंड सेकेंड, बिकॉज उनका सब्सिस्टेंस इज एट स्टेक. एग्जैक्ट वर्ड्स यही यूज किया गया जजमेंट में कि उनका सब्सिस्टेंस इज एट स्टेक. उनका सब्सिस्टेंस इस पैसे पे ही डिपेंड करता है. समझा सबको? ठीक है. एंड इसलिए बोला गया कि पहले प्रायोरिटी बेसिस में वर्कमैन का ही डेट्स डिस्चार्ज किया जाएगा. समझा? प्लेज किया हुआ था, मतलब फिक्स चार्ज कैसे हो सकता है स्टॉक के ऊपर? तो हो ही नहीं सकता ना. स्टॉक के ऊपर देयर कैन नेवर बी अ फिक्स चार्ज. भाई एक फनी बात, इसके बाद एक और केस हुआ था. ठीक है. उस केस में जजमेंट आया है कि बैंक्स को मिलेगा, और उसका रीजनिंग ये दिया गया कि हम लोग इस केस को ओवर रूल नहीं कर रहे. हम लोग ये नहीं बोल रहे कि इस केस में जजमेंट दिया वो गलत है. हम लोग डिफरेंशिएट करें इन द सेंस, यहां पे लिक्विडेशन चल रहा है इसलिए यहां पे वर्कमैन को प्रायोरिटी मिला, उसमें गोइंग कंसर्न था तो उसमें बैंक्स को प्रायोरिटी मिला. ठीक है. सो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजमेंट दिए. पहला जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है कि वर्कर्स को दो, दूसरे जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि बैंक्स को दो. उन्होंने बस इतना डिफरेंशिएशन डाल दिया, ये लिक्विडेशन के दौरान है तो लिक्विडेशन के दौरान वर्कर्स को प्रायोरिटी मिलेगा, और गोइंग कंसर्न जब कंपनी है उस दौरान में बैंक्स को प्रायोरिटी मिलेगा. समझा? समझा सबको? एकदम एग्जैक्ट सिमिलर केस है वो वाला भी. द ओनली थिंग इज वहां पे लिक्विडेशन नहीं चल रहा. ठीक है. ये केस समझा? जल्दी से देखते क्या लिखा हुआ है. एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिससे कंपनी जो है वो सिक हो गई थी एंड उसका लिक्विडेशन स्टार्ट कर दिया गया था. ठीक है. जो प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स लाई कर रहे थे स्टॉक में, उसका वैल्यू था 91,77,000 एंड 89 लाख जो था वो वर्कर्स को मिलना बाकी था. ठीक है. कई सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सामने आए, उन्होंने बोला कि फिनिश प्रोडक्ट्स उनके साथ प्लेज किए गए थे एंड हेंस उनको प्रायोरिटी था ओवर दोज गुड्स. कोर्ट डिसाइड इन द फेवर ऑफ द petitioners, that is the workmen. कोर्ट ने बोला जो गुड्स स्टॉक में पड़े हुए थे वो इंडस्ट्री बंद होने के पहले ही बनाए गए होंगे. इट मींस उसमें वर्कर का लेबर एंड हार्डवर्क था. ठीक है. एंड देयरफॉर उसी वजह से फिनिश गुड्स के ऊपर उनका प्रायोरिटी पहले आएगा. सेकेंडली उन्होंने बोला कि हम एक ब्रॉड और ह्यूमेन व्यू ले रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम ये बात बोल रहे हैं कि इट विल बी जस्ट एंड प्रॉपर दैट जो गुड्स है वो वर्कर्स को दिया जाए सो दैट उनको कुछ तो मिलेगा फॉर देयर सब्सिस्टेंस. दीज वर द 2 ग्राउंड्स, सब्सिस्टेंस एंड हार्डवर्क. ठीक है. सो कोर्ट हेल्ड कि वर्कर का डेट्स शुड बी डिस्चार्ज इन प्रायोरिटी. समझा सबको ये केस? ठीक है. ठीक है. चलिए, ये बहुत ही चिंतित केस है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा. 2 कंपनीज हैं, एक है सास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड या एसएएस पता नहीं क्या है, एंड दूसरा है सूर्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. एसएएस ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक ओरिजिनल सूट फाइल किया. देखो द फोरम इज दिल्ली हाई कोर्ट डीएल एंड नीचे लिखा हुआ है कंपनी सूट. तो इट्स एन ओरिजिनल सूट इन द हाई कोर्ट. कौन से ईयर में हुआ ये? 2016 में. ठीक है. नाउ इसमें ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जब सूट फाइल किया गया था हाई कोर्ट में तब तक एनसीएलटी बन चुकी थी. एनसीएलटी फुल फ्लेजेड फंक्शन में थी. ठीक है. अब समझिए, यहां पे एसएस हॉस्पिटैलिटी ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है एंड उनका ये कहना है कि हमारा जो भी अलॉटमेंट शेयर्स का कुछ अलॉटमेंट चक्कर है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो. वो ये बात बोल रहे हैं. ठीक है.
सूर्या कंस्ट्रक्शंस गई एंड सूर्या कंस्ट्रक्शंस ने इतना सही बोला कि आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज एनसीएलटी बन गई है एंड अब कंपनी से रिलेटेड सारे केसेस एनसीएलटी ही डील कर सकती है. हाई कोर्ट कैन नॉट डील विद दिस केसेस, हेंस आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है. द पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल इन द हाई कोर्ट. नाउ टेल मी, क्या ऐसा केस है? क्या आज के दिन में आप अगर कोई कंपनी से रिलेटेड पिटिशन हाई कोर्ट में लेके जाते हो तो क्या वो वहां एंटरटेन होगा या रिजेक्ट हो जाएगा? जरूरी है एनसीएलटी जाना. क्यों? क्योंकि एक्ट में लिखा है. तो अथॉरिटी एनसीएलटी के पास ही है. सब यही बात बोल रहे हो? ठीक है. तो कंपनीज एक्ट जब आई थी, कंपनीज एक्ट ने एक्सप्रेसली कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स है उसको उस डिसाइड करने का राइट एंड अथॉरिटी एनसीएलटी को दे दिया एंड सारे पास हाईकोर्ट से ले लिए. सो इसलिए यहां पे बोला गया है कि कंपनीज एक्ट के अंडर अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट लेके जाना है आपको एनसीएलटी कंपल्सरीली जाना पड़ेगा. आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते हो. समझा? क्लियर? जल्दी से देखते क्या बोलते. एक ही मिनट का केस है ये. Plaintiff filed a suit seeking declaration that allotment of shares in favor of defendants was null and void. ठीक है. किसी कंपनी ने डिफेंडेंट्स के नाम पे कुछ शेयर्स अलॉट कर दिए थे, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो. डिफेंडेंट्स ने बोला कि हाई कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट एंड द प्रॉपर फोरम इज एनसीएलटी. द कोर्ट डिसाइड इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट्स ओनली. कोर्ट ने बोला कि एनसीएलटी हैज बीन वेस्टेड विद पास इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज. ठीक है. एंड ये जो पास एनसीएलटी के पास ये बहुत ब्रॉड पास है. ठीक है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट इज सेक्शन 62, उसके अंदर कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो कंपनीज एक्ट के अंदर गड़बड़ है एंड अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कोई गड़बड़ है तो वो डायरेक्टली जाएगा एनसीएलटी. हेंस एनसीएलटी हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू डील विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज. ठीक है. द कोर्ट हेल्ड दैट द मैटर वाज टू बी फाइल्ड विद एनसीएलटी एंड नॉट विद द हाई कोर्ट. बहुत ही चिंदी केस था ये. ठीक है. हाँ चलिए, ये काफी इंटरेस्टिंग सा केस है. ठीक है. देखिए इसमें क्या हुआ था. एक कंपनी है एसैप करके. ठीक है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एसैप. ठीक है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एसैप. इस कंपनी का 100% शेयर होल्डर है सुरेश. पता नहीं उसका स्पेलिंग बड़ा ही अजीब सा लिखते हैं लोग. SUWE ऐसी कुछ है ना. SUW सुरेश. ठीक है. 100% शेयर होल्डिंग सुरेश के पास है. यहां तक समझा. इसने अपना 100% शेयर होल्डिंग दे दिया टीम लीज फाइनेंसिंग को, जो अपना इस केस में है रेस्पोंडेंट. सो ये है अपना एप्लेंट और ये है अपना रेस्पोंडेंट. समझा सबको? ठीक है. नाउ आप अगर अपना शेयर होल्डिंग किसी को देते हो तो बदले में आप पैसे एक्सपेक्ट करोगे, फ्री में तो नहीं दोगे. तो इनका जो शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट बना था उसके हिसाब से सुरेश को अपना सारा होल्डिंग देना था टीम लीज को एंड टीम लीज उसके बदले में इसको पैसा देती. बट टीम लीज बोली देखो भाई हम एक बार में इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, हम धीरे धीरे करके आपको पैसा देंगे. ठीक है. तो स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली आता गया, बट उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स रुक गया, आना बंद हो गया. ठीक है. जिस दौरान इंस्टॉलमेंट्स आ रहा था उस दौरान टीम लीज वालों ने सोचा कि वो एसैप को मर्ज कर देंगे विद समबडी, लेट्स से एसैप विद एक्स. ठीक है. नाउ स्कीम ऑफ मर्जर कभी भी अप्रूव कराना होता है तो पहले आप कहां जाते हो? एनसीएलटी से बोलते हो कि किससे अप्रूवल लेने के लिए मीटिंग कराना है? शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. तो जब एनसीएलटी पास जाते हो दैट्स दी फर्स्ट मोशन पिटिशन. वहां से आप जाते हो, वहां उनको एनसीएलटी को बस इतना बोलते हो मेरे को मीटिंग कराने की इजाजत दे दो. स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशंस अप्रूव कराने वाला मीटिंग के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है एनसीएलटी से, आप खुद से नहीं कॉल कर सकते. ठीक है. वो बोलता है ठीक है जाइए आप मीटिंग कराइए. आप जाते हो, मीटिंग कराते हो, अप्रूव कराते हो स्कीम फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. देन वापस एनसीएलटी पास आते हो एंड बोलते हो उन दोनों ने अप्रूव कर दिया है, सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने अप्रूव कर दिया है, अब फाइनली आप भी अप्रूव कर दो. इसको कौन सा पिटिशन बोलते हैं? सेकेंड मोशन पिटिशन. जिस दिन आपका सेकेंड मोशन पिटिशन अप्रूव कर देता है एनसीएलटी, उस दिन आपका मर्जर हो जाता है कंप्लीट. ये सबको पता है. शॉर्ट में अपने बात की इसके बारे में. नाउ इस केस में क्या हुआ था,
टीम लीज बोल रहा था कि एसैप को हम मर्ज कर देंगे, कर सकते हैं, 100% शेयर होल्डर है। फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल किया, वो बोला ठीक है मीटिंग करा लो। मीटिंग तो क्या ही करा था, अपनी इसको सब अप्रूवल देना था, दे दिया अपने अप्रूवल, रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी अप्रूवल आ गया, पहुंच गया सेकंड मोशन पिटीशन में। ठीक है, इस चीज को चैलेंज कर दिया सुरेश ने। सुरेश का बोलना है कि मेरे पैसे अभी तक मेरे को वापस नहीं मिले, पूरे पैसे नहीं मिले ना वापस, इनिशियल पेमेंट्स के बाद पैसे मिलना रुक गया था, तो बोला मेरे को पैसे अभी तक वापस नहीं मिले। तो जब स्कीम ऑफ मर्जर आप अप्रूव करा रहे हो तो उस केस में या तो मेरे को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करो कंपनी का, या एज अ शेयर होल्डर ट्रीट करो। समझा सबको? मेरे मान लो 100 शेयर्स हमने आपको दिए थे, आपने अभी तक केवल 20 का पेमेंट किया है, तो या तो वो 80 शेयर्स का पैसा के लिए मेरे को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करो, या फिर मेरे को वो 80 शेयर्स का होल्डर ट्रीट करो। ठीक है, दोनों केस में आपको मेरा अप्रूवल लेना जरूरी था, आपने मेरा अप्रूवल नहीं लिया, इसलिए आपका ये स्कीम ऑफ मर्जर लेके आप आगे जा नहीं सकते हो। समझा सुरेश क्या बोल रहा है? सबको समझा? यहां पे टीम लीज बोला कि ये सब ऐसा कुछ चलता ही नहीं है, जो आप बोल रहे हो वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टीम लीज वालों ने शेयर्स खरीदा है, तो अगर सुरेश किसी का क्रेडिटर है तो वो टीम लीज का क्रेडिटर है, वो एसैप का क्रेडिटर नहीं है। समझो इस बात को, सुरेश किसका क्रेडिटर है, टीम लीज का है कि एसैप का है? टीम लीज का है। मर्जर किसका हो रहा है? एसैप का। तो हम लोग किसका अप्रूवल, किसके क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेंगे, एसैप के या टीम लीज के? एसैप के, राइट। सो टीम लीज का पहला बोलना यही है, तुम किसके क्रेडिटर हो? अगर क्रेडिटर तुमको माना भी जाए तो तुम मेरे क्रेडिटर हो, तुम उस कंपनी के तो क्रेडिटर नहीं हो, और हमको अप्रूवल लेना उस कंपनी के क्रेडिटर से, तो तुमको हम क्रेडिटर तो मानेंगे नहीं। शेयर होल्डर मानने का बात ही नहीं होता, बिकॉज अग्रीमेंट साइन हो चुका है शेयर्स मेरे नाम पे। ठीक है, दोनों चीज पे हम तुम्हारा बात मानेंगे नहीं। और तीसरा चीज जो टीम लीज ने दिखाया, उन्होंने कोर्ट के सामने ये चीज प्रूव कर दिया कि पहले सुरेश ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था जब उसको पेमेंट्स मिल रहे थे, बाद में जब उसको पेमेंट्स मिलने बंद हो गए तब वो परेशान करने के लिए ये सूट लेके आया है। ठीक है, क्या इस केस में, इस सिनारियो में सुरेश का स्टैंड रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब मर्जर कंप्लीट होगा? किसी को भी नहीं लगता कि सुरेश जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है? समझा? आपको कंफ्यूज कर गए? एसैप को टीम लीज चला रही है, ठीक है, बट है तो सेपरेट लीगल एंटिटी। सुरेश का शेयर्स किसने खरीदा है, तो पैसा किसको पे करना है? तो पैसा जब तक पे नहीं करेंगे तो क्रेडिटर सुरेश किसका है? नहीं, आप पहले ये बताओ, सुरेश किसका क्रेडिटर है? टीम लीज का। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? नाउ मर्जर किसका हो रहा है? एसैप का हो रहा है। हम लोग किसके क्रेडिटर्स का मीटिंग बुलाते हैं? जिसका मर्जर हो रहा है उसका, या उसके होल्डिंग कंपनी का? एसैप का। तो एसैप का तो क्रेडिटर है नहीं, वे सुरेश नहीं है। सुरेश किसका क्रेडिटर है? तो फिर एसैप के लिए हम तुमको क्यों बुलाएंगे? समझा आपको? नहीं समझा? किसके बुक में दिखेगा? एसैप के बुक में क्यों दिखेगा? ट्रांजैक्शन सुरेश एंड टीम लीज के बीच में हुआ है ना। शेयर्स एक्सचेंज किसके बीच में हुआ है? टीम लीज एंड सुरेश के बीच में। अगर कोई कंपनी का शेयर्स आप रखते हो और आप मेरे को बेचते हो वो शेयर्स, और हमको आपको पैसा देना, उससे कंपनी का क्या लेन देना? हम कंपनी क्रेडिटर थोड़े बन जाएंगे, हम तो आपके क्रेडिटर रहेंगे ना। तो ये केस यहां पे हो रहा है। द ओनली थिंग इज आपके जगह पे यहां पे एक कंपनी दूसरी है। अब समझा? ठीक है। सो एसैप के बुक में कुछ नहीं दिखेगा, एसैप के बस रजिस्टर में चेंज होगा कि अब सुरेश की जगह इसका शेयर होल्डर कौन है? टीम लीज। उसके बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एसैप के साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन तो हुआ है टीम लीज के साथ। समझा? ये सबको समझ रहा है ना? ठीक है, चलिए देखते फटाक से अपने क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है, केजे सुरेश वॉज 100% शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एसैप. देयर वॉज शेयर परचेज अग्रीमेंट बिटवीन देम whereby 100% of shares were transferred by them to the transferee company. Transferee company मतलब team lease. ठीक है. Payments were to be made in tranches which did not happen after initial payment. मतलब initially कुछ payments हुए थे but उसके बाद payments होने बंद हो गए थे. नींद आ रहा है आपको? सर दुख रहा है? चलिए. Subsequently team lease ने एक scheme of amalgamation बनाया फॉर जो एनसीएलटी के पास गया.
एप्लेंट्स बोले कि उनको या तो शेयर होल्डर या क्रेडिटर जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोर्ट ने टीम लीज के फेवर में डिसाइड किया। कोर्ट का बोलना था कि एप्लेंट्स को पहले से नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन था स्कीम ऑफ अमेलगमेशन का, एंड उन्होंने अपना नो ऑब्जेक्शन भी दिया था, ठीक है। एंड अभी जस्ट बिकॉज उनका ट्रांजैक्शन डिफिकल्टीज में आ चुका है, जस्ट बिकॉज उनको पैसा मिलना बंद हो चुका है, इसलिए अब वो नाटक कर रहे हैं और नाटक करके सारा ये सब ड्रामा रच रहे। समझा सबको? तो क्या ये जेन्युइन कंसर्न है उनका? नहीं है। इट्स नॉट अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट दे हैव, तो हम उनके तरफ डिक्री नहीं देंगे। समझा सबको इस केस में? क्लियर है ये केस सबको? चलिए आते हैं नेक्स्ट केस में। मांगा होगा लोग ने ऐसी, हम कल टाइम चेंज कर रहे क्लास का, हम आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे, जस्ट ऐसी एनओसी मांग लिया था, चेंज नहीं कर रहे, इट वाज एन एग्जांपल। चलिए, दिस इज अगेन अ वेरी चिंदी सा केस, ठीक है। दिस केस इज बिटवीन विच बैंक कंपनी? इट्स आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म यही है। हाँ, आई एम नॉट किडिंग। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज बिटवीन आईसीआईसीआई एंड श्रीनिवास एजेंसीज, ठीक है। नाउ जो श्रीनिवास एजेंसीज थे वो एक कंपनी थी छोटी मोटी सी, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लिया था, क्या लेते हो बैंक से आप? लोन, ठीक है। ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई अगर लोन दे रही है तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट की होगी, तो आईसीआईसीआई कौन सी क्रेडिटर है? सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है। यहां फाइनेंशियल क्रेडिटर मत बोलना, आईबीसी नहीं पढ़ रहे अपने, ठीक है। सो आईसीआईसीआई इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड श्रीनिवास एजेंसी इज द डेटर, ठीक है। नाउ सिक्योर्ड क्रेडिटर का डेटर का श्रीनिवास एजेंसी का हो गया लिक्विडेशन स्टार्ट, ठीक है। सो जब लिक्विडेशन हो जाती है कंपनी को तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दो ऑप्शंस मिलते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं वो? या तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर लो, या फिर आप लिक्विडेशन में प्रायोरिटी पे आ जाओ। ये ऑप्शंस मिलता है ना, ठीक है। तो आईसीआईसीआई को भी ऑप्शन मिला। आईसीआईसीआई पहुंच गई सिविल कोर्ट। उस समय देख लो ना, तो सारफेसी था ना आरडीडीबीएफआई एक्ट था, 1989 का केस है, तो उस समय उनको कहां जाना पड़ता था? सिविल कोर्ट। अगर आपको अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी एनफोर्स कराना है, सिविल कोर्ट, हर चीज सिविल कोर्ट, ठीक है। तो वो पहुंच गई सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट जब वो पहुंची और बोली कि मेरे को अपना इंटरेस्ट एनफोर्स कराना है, तो उस केस में सॉरी हम दूसरे केस, नहीं ये वही तो केस है। उस केस में फिर श्रीनिवास एजेंसीज ने बोला आप सिविल कोर्ट आ ही नहीं सकते। तो आईसीआईसीआई ने बोला अब क्यों नहीं आ सकते सिविल कोर्ट? तो श्रीनिवास एजेंसी ने बोला बिकॉज मेरा लिक्विडेशन चल रहा है, ठीक है। लिक्विडेशन किसके सुपरविजन के अंडर होता है? लिक्विडेटिंग कंपनी, लिक्विडेटिंग कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट होता है, ठीक है। क्या उस समय आप कोई भी सूट फाइल कर सकते हो विदाउट द लीव ऑफ दैट कोर्ट? अपने इससे रिलेटेड भी एक केस देखे आप वो, लेकिन वो टैक्स का था, यहां पे इट्स रिलेटेड टू कंपनीज ओनली। तो क्या आप कोई भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सूट फाइल कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द लिक्विडेटिंग कोर्ट? तो यहां पे उन्होंने परमिशन नहीं लिया था, तो इस केस में क्या होगा? क्या उनका सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा? सबको ये लॉ पता है ना, अगर मेरा लिक्विडेशन चल रहा है और मेरा लिक्विडेशन चल रहा है किसी भी कोर्ट के अंडर, लिक्विडेशन हमेशा कोर्ट सुपरविजन में होता है, तो अगर किसी भी कोर्ट के अंडर में लिक्विडेशन चल रहा है और आपको मेरे अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है, आपको पहले उस कोर्ट से परमिशन लेना होगा, फिर ही आप वो सूट फाइल कर सकते हो मेरे अगेंस्ट, राइट। इस केस में श्रीनिवास एजेंसी का लिक्विडेशन चल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक ने उस कोर्ट से बिना परमिशन लिए सूट फाइल कर दिया। क्या ये सूट मेंटेनेबल होगा? किसको लगता है होगा? किसी को भी लगता है कि होगा मेंटेनेबल? नहीं लगता ना, ठीक है। तो ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, देख लेते अपने। आईसीआईसीआई इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ श्रीनिवास एजेंसीज। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट श्रीनिवास एजेंसीज, जो कि रेस्पोंडेंट है, ठीक है। आईसीआईसीआई अप्रोच द सिविल कोर्ट इन ऑर्डर टू रियलाइज इट्स डेट्स। वो डायरेक्टली सिविल कोर्ट आ गया। रेस्पोंडेंट ने बोला कि सिंस लिक्विडेशन चल रहा है, एप्लेंट को कंपनी कोर्ट जाना था, और कौन सा कंपनी कोर्ट? वही कंपनी कोर्ट जो सुपरवाइज कर रहा है उसके लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को। क्या आईसीआईसीआई गलत है यहां पे या श्रीनिवास एजेंसीज गलत है? आईसीआईसीआई गलत है, राइट। सो द कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट। टीमली स्टाफिंग को काट के यहां पे श्रीनिवास कर देना।
ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे उन्होंने रीजनिंग काफी बढ़िया सा दिया है। उनका क्या बोलना है, आई अंडरस्टैंड आप सिक्योर क्रेडिटर हो, आपको लिक्विडेशन प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप अपना इन्फोर्स करा रहे हो सिक्योरिटी, आप अपना प्रॉपर्टी लेके बाहर निकलते हो, प्रॉपर्टी बेच दो, अपना पैसा लेते हो, एक्स्ट्रा जो पैसा बचा हो कंपनी को वापस करो, और अगर आपका डेट्स में कुछ पैसा बचा है तो आप अनसिक्योर क्रेडिटर बन जाते हो, उसके लिए यही होता है। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला आई अंडरस्टैंड कि आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, आपको लिक्विडेशन प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज द लिक्विडेटिंग कोर्ट मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके ट्रांजैक्शन की वजह से बाकी क्रेडिटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली वर्कमैन को। ठीक है, नाउ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन सेम लेवल पे आते थे। ठीक है, तो उनका बोलना यह था कि आपके एनफोर्समेंट से हो सकता है मेरे वर्कमैन को नुकसान हो। ठीक है, एंड इसीलिए लिक्विडेशन केसेस में आपको लिक्विडेशन कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। नॉर्मल गोइंग कंसर्न केस हो रहा होता तो वर्कमैन का तो कोई लेन देन नहीं है, आप अपना सिक्योरिटी निकालो बाहर, अलग से जाइए कोर्ट में, जो करना है करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि लिक्विडेशन चल रहा है, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबके इंटरेस्ट का टेक केयर करें, एंड उसके लिए आपको सिक्योरिटी एनफोर्स कराने के पहले मेरे पास आना पड़ेगा। हम देखेंगे ना एक बार, अगर नहीं हो रहा है किसी का भी इंटरेस्ट अफेक्ट, हम आपको अलाउ कर देंगे, आप जाइए अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कराइए, बट मेरे से एक बार आपको चेक कराना पड़ेगा। समझा सबको? सो दिस इज व्हाट द कोर्ट हेल्ड। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशन हैड टू बी फाइल्ड इन द प्रॉपर फोरम, द प्रॉपर फोरम वाज द लिक्विडेटिंग कोर्ट। समझा सबको? ठीक है, आइए आज का सेकेंड लास्ट केस, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट केस देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही चिंदी सा केस है, वो देखेंगे, एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ दिस केस इज बिटवीन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, किसी को अगर आता है तो बता दो, कोई फ्रेंच पढ़ा हुआ है अगर यहां पे, तो फ्रेंच में इतना इजीली इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, मेरे को जहां तक पता है। मॉन्ट्रेक्स ही बोलते हैं, श्योर? ओके, बिकॉज फ्रेंच में मेरे को ये वर्ड पता है जिसको सब ड्रॉइट बोलते हैं, बट इट्स ध्रुआ। हाँ, इट्स ध्रुआ, दिस मीन्स लॉ इन फ्रेंच। ऐसा सब ड्रॉइट बोलते हैं, बट इसका रियल प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में ध्रुआ है, सो इसलिए हम ये सब प्रोनाउंस ही नहीं करते। ठीक है, एनीवे कम बैक। सो एम रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एस्कॉट रिजॉर्ट्स एंड अदर्स। ठीक है, नाउ इस केस में क्या हुआ था, एम रिजॉर्ट्स कंपनी जो थी वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। क्या एम रिजॉर्ट्स कंपनी थी, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था मनाली में, सॉरी कसौली में। ठीक है, एंड उसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम कसौली में एक हॉलिडे रिजॉर्ट खोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझा? साथ ही साथ वहां पे एक और चीज डिसाइड किया कि एक बंदा है एक्स, वो बंदा एक्स एम रिजॉर्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज करेगा, पैसा डालेगा, लगाएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ उसका डायरेक्टर भी रहेगा, मैनेजमेंट भी देखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन से रिजॉर्ट का बात कर रहे हैं? एम का। कसौली में होना था एम को, एक्स उसमें पैसा लगाने वाला था एंड उसका मैनेजमेंट भी देखने वाला था। समझा यहां तक सबको? एक्स ने क्या किया, जब काम चल रहा था एक्स ने उसके बीच में ही कुछ शेयर्स इशू किए। कोई बात नहीं, कर सकता है एक्स शेयर्स इशू, नॉट अ बिग डील। ठीक है, एक्स ने शेयर्स तो इशू किए, बट एक्स ने शेयर्स इशू किए अपनी डॉटर और अपनी वाइफ के नाम पे। इसके पीछे उसका इंटेंशन ये था कि मेजॉरिटी कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। क्लियर? ठीक है, साथ ही साथ एक्स ने एक और साइड में कंपनी डाली, कंपनी ए जो एस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड है वो, एंड उन्होंने एस्कॉट के कंपनी के साथ भी, मतलब अपनी जो कंपनी डाली एस्कॉट, उन्होंने एस्कॉट का भी एक हॉलिडे रिजॉर्ट कसौली में ही बनाना शुरू कर दिया। पहला चीज क्या गलती की उसने डॉटर एंड वाइफ को ही शेयर्स इशू किए ताकि पूरा ग्रुप कंट्रोल उसके पास आ जाए एंड वो मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर सके एम का। यहां समझा सबको? सेकेंड उसने क्या किया, उसने एस्कॉट करके एक कंपनी डाली कसौली में, एंड कसौली में ही दूसरा हॉलिडे रिजॉर्ट बनाने लग गया अपने प्राइवेट पैसों से। ठीक है, एंड तीसरा उसने क्या किया, एम के लिए जितना एम के पैसे से सामान खरीदता था, प्रॉपर्टी खरीदता था, पैसा एम के अकाउंट से देता था, बट डॉक्यूमेंट में नाम ए का डालता था।
समझा आपको? समझा आपको? ठीक है, तो क्या 3 चीज किया? पहला, शेयर्स इशू किए। सेकेंड, एक कंपनी डाली जिसमें कंपीटिंग बिजनेस करने लग गया। ठीक है, एंड थर्ड, जितना चीज भी खरीदता था एम के लिए, एम के पास ही यूज कर रहा है, वो यूज ए के लिए नहीं कर रहा है, बट डॉक्यूमेंट में लीगली सब सारे डॉक्यूमेंट्स में ए का नाम है। ठीक है, तो इस चीज को लेके इनके अगेंस्ट आ गया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस। नाउ डू दीज एक्ट्स कंस्ट्रू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट? क्या ये सब एक्ट्स को आप मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन बोलोगे? अगर कोई डायरेक्टर जानबूझ के शेयर्स इशू कर रहा है अपने ही ग्रुप कंपनी में, अगर कोई डायरेक्टर कंपीटिंग बिजनेस में आ रहा है, और अगर कोई डायरेक्टर प्रॉपर्टी आपके पैसे से ले रहा है लेकिन नाम उसका रजिस्टर करा रहा है दूसरी कंपनी के नाम पे, इज दिस ऑपरेशन? किसको लगता है ये ऑपरेशन है? किसको लगता है ये ऑपरेशन नहीं है? आप लोग को कंफ्यूज्ड? Does this amount to oppression? The court also held this amounts to oppression. ठीक है, अब देखते हैं अपने बुक में नोट्स में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, Appellant company was incorporated with the object of developing a holiday resort in Kasauli. It was proposed that X would infuse investment and would be a majority shareholder. ठीक है, subsequently, और यहां पे मैनेजमेंट भी, मतलब he was the managing director also. ठीक है, लिख लो वहां पे he was the managing director also. ठीक है, नाउ सब्सिक्वेंटली एक्स अलॉटेड शेयर्स टू हिज वाइफ एंड 4 daughters, 4 बेटियों को एंड वाइफ के नाम पे शेयर्स किया, टू असर्प मेजॉरिटी कंट्रोल ऑफ एप्लेंट कंपनी अंडर द गार्ब ऑफ इंक्रीजिंग इट्स कैपिटल। ठीक है, ऑल्सो ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही गॉट सेल डीड्स ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ लैंड एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट कंपनी। मतलब ए के फेवर में वो सारे सेल डीड्स एग्जीक्यूट कराता था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट डायरेक्टली इन फेवर ऑफ एम। ठीक है, थर्ड, इसने ही ऑल्सो सेट अप कंपीटिंग बिजनेस विद दैट ऑफ एप्लेंट, ब्रीचिंग द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी। डायरेक्टर एंड कंपनी के बीच फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ना, वो चीज। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का एक केस उनके अगेंस्ट आया। ठीक है, एनसीएलटी के पास जब ये केस आया तो एनसीएलटी ने पिटीशन डिसमिस कर दी। क्यों डिसमिस की? नहीं, एनसीएलटी ने प्राइमरी स्टेज पे कर दी, एडमिट ही नहीं किया, मेंटेनेबिलिटी मना किया ना, बोला आप जो पिटीशन लेके आए हो मेंटेनेबल नहीं है। किस ग्राउंड पे बोल सकता है ये सोचो जरा। ओके, क्या? नहीं, लिमिटेशन के अंडर था। इट्स समथिंग रिलेटेड टू द पार्टीज। एक बार पार्टीज ठीक से देखना। केस है एम वर्सेस ए, दोनों रिजॉर्ट कंपनीज है, एंड ए में जो अदर्स आता है ना, ये अदर्स है एक्स। सो इट्स एम वर्सेस ए एंड एक्स। एक्स डायरेक्टर था ना उसका। हाँ, क्या नहीं हो सकता? दे आर नॉट द सेम पीपल, दे आर डिफरेंट पीपल। इसमें एनसीएलटी ने बोला ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट किस कंपनी में हुआ है? एम में हुआ है। किसने किया है? एक्स ने किया है। तो यहां पे ए को पार्टी कैसे बनाया आप? ए तो कंप्लीटली सेपरेट है ना। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इज समथिंग जो कि एक कंपनी, उसके मैनेजमेंट एंड उसके शेयर होल्डर्स के बीच में होता है। यहां पे दूसरी कंपनी कैसे आ गई? ठीक है, सो एनसीएलटी ने इस ग्राउंड पे बोला ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आपने गलत पार्टी ऐड की है। ठीक है, एनक्लैट ने बोला वी अग्री कि पार्टी गलत ऐड की हो। ठीक है, बट
जस्ट बिकॉज आपने गलत पार्टी ऐड कर दी डज नॉट मीन आप सूट को ऐसे डिसमिस कर दोगे. मैक्सिमम आप ये कर सकते थे कि आप उस पार्टी को डिलीट कर देते केस से, और केस का नाम फिर हो जाता M वर्सेस X. ये परफेक्ट केस बनता M वर्सेस X. तो एनक्लैट का बोलना था एनसीएलटी सही बोल रही है कि पार्टी गलत ऐड हुई है, ए का तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना M और X के बीच में क्या हुआ उससे. तो एनसीएलटी एकदम सही बोल रही है कि ए को ऐड नहीं करना था, बट इस ग्राउंड पे एनसीएलटी उस सूट को डिसमिस नहीं कर सकती थी. सबसे ज्यादा अगर कुछ करना था तो एनसीएलटी डिलीट कर सकती थी ए को फ्रॉम दिस सूट, ड्रॉप कर सकती थी उस पार्टी को. समझा? दैट वाज द फर्स्ट थिंग. एंड उसके बाद तो उन्होंने बोला, हाँ, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि पेटिशन इज मेंटेनेबल. अगर एनक्लैट ने बोला पेटिशन मेंटेनेबल है तो वापस ये पेटिशन एनसीएलटी पास जाएगा एंड एनसीएलटी विल डिसाइड दिस मैटर नाउ, राइट? क्योंकि इस मैटर में केवल पेटिशन के मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था. समझा सबको? ठीक है. तो यहां पे मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किस बेसिस में किया गया है कि ए का तो कुछ लेना देना ही नहीं है पूरे मैटर से, तो ए को आप पार्टी क्यों बनाए हो. तो एनक्लैट ने बोला हाँ ए पार्टी नहीं बनेगी, बट आप उसको ड्रॉप कर दो ना. अगर पार्टी नहीं बनेगी तो पार्टी अगर नहीं बनाने तो ड्रॉप कर दो, सिंपल बात. क्यों भाई, मतलब का आप पूरे सूट की बैंड बजा के रखे हो. तो उन्होंने पार्टी ड्रॉप की, अपील अलाउ किया एंड एनसीएलटी को बोला वापस स्टार्टिंग से देखो क्या. समझा सबको ये केस? चलिए फिर लास्ट केस ऑफ दिस चैप्टर, एस अहमद मीरन वर्सेस रॉनी जॉर्ज. ठीक है. नाउ आप जब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का पिटिशन लेके जाते हो अंडर सेक्शन 244, ठीक है, तो देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स का सिग्नेचर दैट यू रिक्वायर. ठीक है. अंडर सेक्शन 244 ओनली एनसीएलटी के पास लेकिन ये राइट होता है कि अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो इस मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट को वेव कर सकती है. ठीक है. इट कैन टेल यू कि ठीक है तुम इतने लोग नहीं, कम लोग हो, कम लोग ही आ जाओ, बट ओनली अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस. समझा सबको? ठीक है. नाउ इस केस में क्या हुआ था, रॉनी जॉर्ज को अपने कंपनी के अगेंस्ट लेके जाना था ऐसा ही एक पिटिशन. ठीक है. रॉनी जॉर्ज को कंपनी के अगेंस्ट ऐसा ही पिटिशन लेके जाना था. रॉनी जॉर्ज ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन डाला कि मेरे लिए, हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दो. एनसीएलटी ने वेव ऑफ कर भी दिया. एनसीएलटी ने वेव ऑफ कर दिया, इसीलिए एस अहमद मीरन उस वेव ऑफ के अगेंस्ट आया. अकॉर्डिंग टू एस अहमद वेव ऑफ नहीं होना चाहिए था बिकॉज देयर वाज नो स्पेशल सर्कमस्टांस. अकॉर्डिंग टू रॉनी जॉर्ज देयर वाज अ स्पेशल सर्कमस्टांस, वेव ऑफ होना चाहिए था. समझा सबको ये केस? ठीक है. केस कहां पे है? एनक्लैट में, एंड इट्स एन अपील. ठीक है. तो एनसीएलटी ने एक्चुअली वेव ऑफ कर दिया इस केस में, और एस अहमद मीरन बोल रहा है वेव ऑफ मत करो. ठीक है. नाउ एस अहमद मीरन का क्या बोलना है? एस अहमद मीरन का बोलना है कि देखो भाई, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए. ठीक है. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए ना. इस केस में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है ही नहीं. ठीक है. नाउ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? द शेयर होल्डिंग ओनली. हम क्या चीज का वेवर के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शेयर होल्डर्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया उसका रिक्वायरमेंट के वेवर के लिए, राइट? तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मीरन देयर इज नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन दिस केस. ठीक है. तो उनसे पूछा गया भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है? तो उन्होंने बोला कि 2 मेंबर्स को छोड़ के सारे मेंबर्स आर एलिजिबल टू मेंटेन द पेटिशन. मान लो उस कंपनी के 7 मेंबर्स है, तो 2 मेंबर्स को छोड़ के जो बाकी 5 मेंबर्स है ना, वो पांचों के पांचों आर एलिजिबल टू मेंटेन देयर एप्लीकेशन सेपरेटली. समझा? तो जब आपके 7 में से 5 मेंबर्स आर एलिजिबल, तो क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है यहां पे? अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो 5 में से कोई भी एक आगे आएगा, आपका पिटिशन फाइल हो सकता है नॉर्मल में, तो हम क्यों आपको वेव ऑफ करें? समझा सबको? ठीक है. दैट वाज एस अहमद मीरन का बोलना. रॉनी जॉर्ज बोल रहे नहीं, एनसीएलटी कर चुकी है वेव ऑफ. कुछ नहीं, एनसीएलटी कुछ देख की होगी, कुछ भी नहीं होता, एनसीएलटी कर दी वेव ऑफ. ठीक है. नाउ यू गाइस टेल मी, अगर आपके पास मान लो 10 शेयर होल्डर्स है, नहीं 10 में तो खैर कैलकुलेशन हाँ हो जाएगा, मान लो 10 शेयर होल्डर्स है. ठीक है. उसमें से 2 को छोड़ के 8 शेयर होल्डर्स एलिजिबल है इंडिविजुअली एप्लीकेशन फाइल करने के, तो क्या हम उन 2 शेयर होल्डर्स के लिए स्पेशली वेव ऑफ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भाई 8 लोग बोल रहे कि नहीं और केवल तुम 2 लोग चिंदी लोग बोल रहे हो कि हो, तो वो एनीवे इट्स नॉनसेंस. और अगर वो 8 में से कोई एक भी मान जाता है कि है, तो वो तो एनीवे पिटीशन फाइल कर सकता है.
ठीक है, तो यहां पे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस नहीं था। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस क्या होगा, किसी एक इंसान के पास या दो इंसान के पास मिलके 80% 90% है एंड बाकी 15-20 लोग के पास मिलके कम शेयर्स है, तो फिर हम बोल सकते हैं हाँ कि वो 2 लोग मिलके आप लोग के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप पिटीशन नहीं फाइल कर पा रहे हो, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है। यहां पे उल्टा हो रहा था, यहां पे 8 लोग थे जो लोग बोल रहे थे नहीं हो रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, 2 लोग मुंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, तो द कोर्ट वाज लाइक ऐसे नहीं चलता, ठीक है, एंड इट वाज हेल्ड कि देयर हैज टू बी ए स्पेशल सर्कमस्टेंस, जो कि नहीं था इस केस में। समझा सबको ये केस? समझा? कभी कभी जजेस होते हैं, किसी जज को लगता है कि वो क्यों किया वो हम लोग भी नहीं जान सकते, किया होगा कभी कभी। अरे कभी कभी बहुत ऐसे टट्टी टट्टी जजमेंट्स आते हैं, यू कांट हेल्प इट। इसीलिए अपील प्रोविजंस बनाए गए ना, कि ऊपर वाले कोर्ट्स उस जजमेंट को ठीक करे। कभी कभार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ऐसा जजमेंट दे देती है कि हम लोग ऐसे हो जाते हैं, ये क्या हो गया भाई, कितने जजमेंट्स तो अपने पढ़े जो हम लोग को कन्विंसिंग नहीं लगा, होता है, यू कांट हेल्प इट। ठीक है, चला तो अपने देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। NCLT granted waiver to Ronnie George for entertaining a petition for operation mismanagement without the requisite number of members. Aggrieved Ahmed Miran preferred the instant appeal. The court decided in favor of Ahmed. कोर्ट का बोलना था except 2 members, all the members are individually eligible to maintain application under section 241 to 242 having more than 10% shares of the company. This is not an exceptional circumstance. The petition needs to show exceptional circumstances in order to take advantage of the said proviso, जो कि बोलता है कि waive off कर दिया जाएगा। इस केस में सिंस कोई exceptional circumstance नहीं था, no waiver could be granted to the respondent. समझा सबको ये केस? पक्का? ठीक है, तो आपको अगर 241 242 के अंदर जाना है, you have to show exceptional circumstances. ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट केस खत्म होता है इस चैप्टर का। अब बस वही सब केसेस बाकी है जो अपने बीच बीच में यहां वहां छोड़े थे, राइट? मार्क किया हुआ ना वो सब केसेस? गुड। एक बार जल्दी से फटाक से आज रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या केसेस देखे? 7 केसेस देख लिया आज हम लोग। देखते जल्दी से क्या क्या देखा है एंड उसके बाद वील कॉल इट अ डे। ठीक है, पहला केस था पहुजा टाकी सीड लिमिटेड वर्सेस आरओसी ऑफ एनसीटी और दिल्ली एंड हरियाणा। ये था कंपाउंडिंग वाला केस जहां पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को आंसर किया था। पहला क्वेश्चन, क्या एनसीएलटी 25 लाख से कम वाले ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग कर सकती है? कर सकती है। क्या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 441 बार लगाया हुआ है कि कोई भी एक कंपनी अपने ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के साथ जॉइंट एप्लीकेशन नहीं दे सकती? नो, दे सकते हैं। क्या कोई कंपनी सेम ऑफेंस या डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए साथ में एक जॉइंट एप्लीकेशन दे सकती है? दे सकती है। क्या मान लीजिए आप एक ऑफेंस आज करते हो जिसमें इंप्रिजमेंट और फाइन लिखा हुआ है एंड वही ऑफेंस कल वापस करते हो, तो क्या कल वाले ऑफेंस के लिए आपको मैंडेटरी इंप्रिजमेंट मिलेगा? क्या मान लो आज आपने जो ऑफेंस किया उसमें लिखा है ओनली फाइन, तो कल वाले ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए कल जो आप करोगे उसमें आपको मैंडेटरी इंप्रिजमेंट मिलेगा? नहीं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हम लोग ने इस पर्टिकुलर केस में देखा। इसके बाद वाला केस था वर्कमैन ऑफ रोहतास इंडस्ट्रीज वर्सेस रोहतास इंडस्ट्रीज। लिक्विडेशन के दौरान अगर फिनिश्ड गुड्स है उस पे और वो फिनिश्ड गुड्स बैंक के साथ प्लेज किए गए हैं, तो क्या बैंक का उस पे प्रायोरिटी राइट रहेगा या वर्कमैन का? वर्कमैन का। व्हाट आर द 2 रीजंस? हार्ड वर्क वर्कमैन का लगा हुआ था एंड इट इज देयर सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ठीक है, थर्ड रीजन ये भी बोल सकते हो कि बैंक के पास बाकी प्रॉपर्टीज है अपना प्लेज क्लियर करने, अपना पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने केस देखा था सास हॉस्पिटैलिटी एंड सूर्या कंस्ट्रक्शंस का। यहां पे था कि इसमें एक पार्टी आ गई थी सिविल कोर्ट के पास, ठीक है, और बोल रही थी कि कंपनीज एक्ट के अंदर हमारा राइट्स वायलेट हुआ है, एंटरटेन करो। क्या सिविल कोर्ट एंटरटेन करेगी? कौन एंटरटेन करेगा? एनसीएलटी। द प्रॉपर फोरम इज एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है टू एंटरटेन सूट्स अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने अगला केस देखा था केजे सुरेश वर्सेस टीम लीज स्टाफिंग का। यहां पे केजे सुरेश ने एक कंपनी का 100% शेयर दे दिया था टीम लीज को। टीम लीज ने आगे जाके मर्जर अमालगमेशन करने का प्लान किया। स्कीम के अप्रूवल के दौरान उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया सुरेश से, लेकिन उसका अलग से कोई कंसेंट नहीं लिया। जब स्कीम वापस अप्रूवल के लिए गई तो सुरेश ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, बोला कि या तो मेरे को शेयर होल्डर जैसे ट्रीट करो या मेरे को क्रेडिटर जैसे ट्रीट करो, बट मेरे को दोनों में से एक जैसे ट्रीट करो, जिसके लिए आपको कंपलसरी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब तक आप मेरा अप्रूवल नहीं ले लेते आप आगे नहीं जा सकते हो। कोर्ट ने क्या होल्ड किया? हाँ, वो टीम लीज का क्रेडिटर है, वो उस कंपनी का एसएप का क्रेडिटर नहीं है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, एक और क्या चीज होल्ड किया कि क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा था इसको, इसलिए ये जेन्युइन सूट नहीं है, ये केवल टीम लीज को परेशान करने के लिए सुरेश ये सूट लेके आया है। राइट?
नेक्स्ट हम लोग देखा था आईसीआईसीआई वर्सेज श्रीनिवास एजेंसी. इस केस में हाँ श्रीनिवास एजेंसीज का लिक्विडेशन चल रहा था. आईसीआईसीआई गई सिविल कोर्ट के पास, बोली मेरे को अपना सिक्योर्ड असेट निकालना है. वो लिक्विडेशन वाले कोर्ट से परमिशन लिए बिना गई थी. आईसीआईसीआई श्रीनिवास ने बोला आपको लिक्विडेशन वाले कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है. कौन जीतेगा इसमें? श्रीनिवास, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर लिक्विडेशन हो रहा होता है तो आपको उसके लिक्विडेटिंग कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है फॉर एनी एक्शन दैट यू वांट टू टेक अगेंस्ट दैट कंपनी, राइट. चलिए नेक्स्ट केस जो था वो था एम रिजॉर्ट्स लिमिटेड वर्सेस एस्कॉर्ट होटल प्राइवेट लिमिटेड. जो भी था यहां पे था कि एक्स एक डायरेक्टर था एम का, उसने 3 चीजें की. एम के शेयर्स यूनिलैटरली इशू कर दिए अपनी ही बीवी बच्चों को ताकि उसका शेयर होल्डिंग बढ़ जाए. एम के जितने असेट्स थे वो सब खरीदे लेकिन उसको रजिस्टर कराया अपने कंपनी के नाम पे. एंड तीसरा उसने किया, उसने एम के डायरेक्टर होने के बावजूद एम से एक कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट किया. तो जब एम ने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस लाया तो उसने एक्स के अगेंस्ट तो लाया ही, साथ ही साथ उस दूसरे कंपनी को भी उसका पार्टी बना लिया. एनसीएलटी ने बोला आपने कंपनी को पार्टी बना दिया तो ये गलत है, सो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं है. एनक्लैट ने क्या बोला? एनक्लैट बोला मेंटेनेबल है, बस पार्टी का नाम हटा दो. ठीक है. एंड द लास्ट वन वाज एस अहमद मीरन वर्सेस रॉनी जॉर्ज. यहां पे था सेक्शन 241 एंड 242 के अंडर आप पिटिशन लेके आ रहे हो. वहां पे रॉनी जॉर्ज ने बोला हमें एग्जेम्पशन दे दो मिनिमम नंबर ऑफ जो रिक्विजिट नंबर होते उससे. एनसीएलटी ने एग्जेम्पशन दे दिया. एनक्लैट के पास जब गए तो एनक्लैट ने बोला स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. ठीक है. इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म. कल अपने क्या करें, इसी के बाकी केसेस देखें या फिर दूसरा चैप्टर में चलें? इसी के बाकी केसेस देखते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. जरूरी नहीं अपने सिक्योरिटीज स्टार्ट करें, इंसॉल्वेंसी कर लेंगे, नहीं तो फेमा वाला कर लेंगे, कोई भी कर लेंगे. ठीक है. इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे कल एट द सेम टाइम. थैंक यू.